नमस्कार। मैं हूं ओपी वशिष्ठ और आप देख रहे हैं रुद्राष्ट्र। आज का सवाल बहुत सीधा है, लेकिन इसका असर बहुत दूर तक जा सकता है। अगर किसी संस्था को विदेश से पैसा मिल रहा है, तो भारत सरकार सिर्फ इतना क्यों जानना चाहेगी कि पैसा किसने दिया, बल्कि यह भी क्यों जानना चाहेगी कि पैसा आखिरकार किस स्रोत से आया, किस काम के लिए आया और देश के अंदर कहां खर्च होने वाला है। और अगर इसी मुद्दे पर संसद के अगले 3 दिनों के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपने अपने सांसदों को व्हिप जारी कर दें, तो क्या यह सिर्फ सामान्य संसदीय प्रक्रिया है या फिर संसद में कोई महत्वपूर्ण बिल का फैसला होने वाला है? यही समझना आज जरूरी है। सबसे पहले एफसीआरए को बिल्कुल आसान भाषा में समझिए। एफसीआरए यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। सीधी भाषा में इसका उद्देश्य है भारत में काम करने वाली ऐसी संस्थाओं और संगठनों को मिलने वाले विदेशी चंदे को नियमों के दायरे में रखना, ताकि सरकार को यह पता रहे कि विदेश से पैसा कहां से आ रहा है, कितना आ रहा है और इसका इस्तेमाल किस उद्देश्य से किया जा रहा है। दोस्तों, अब यहां एक बात बहुत ध्यान से समझिए। विदेशी पैसा अपने आप में गलत नहीं है। अगर कोई संस्था वास्तव में शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबों की सहायता, आपदा राहत या किसी दूसरे वैध सामाजिक काम के लिए विदेशी सहयोग ले रही है और उसका पूरा हिसाब रखती है, फिर तो पारदर्शिता से डरने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। लेकिन समस्या वहां शुरू होती है जहां पैसा एक जगह से दूसरी जगह घूमता हुआ अंत में किसी ऐसे उद्देश्य में इस्तेमाल होने लगे जिसकी जानकारी नियामक संस्था को ही ना हो। यही वजह है कि एफसीआरए भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक व्यवस्था और सामाजिक स्थिरता से भी जुड़ जाता है। अब इसका इतिहास समझिए। भारत में विदेशी योगदान को नियंत्रित करने का कानून पहली बार 1976 में आया था। उस समय भी मूल चिंता यही थी कि विदेशी धन का इस्तेमाल भारत की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित करने के लिए ना हो। इसके बाद समय के साथ साथ इसमें बदलाव होते रहे। 2010 में नया एफसीआरए कानून आया और व्यवस्था को ज्यादा स्पष्ट बनाया गया। पंजीकरण को निश्चित अवधि से जोड़ा गया, नवीनीकरण की व्यवस्था आई और विदेशी चंदे के इस्तेमाल तथा हिसाब किताब पर ज्यादा निगरानी की व्यवस्था की गई। फिर 2016, 2018 और खास तौर पर 2020 में महत्वपूर्ण बदलाव हुए एफसीआरए में। 2020 में विदेशी योगदान के लिए निर्धारित बैंक खाते, प्रशासनिक खर्च की सीमा और संस्था के प्रमुख पदाधिकारियों की पहचान जैसी व्यवस्थाओं को ज्यादा कड़ा किया गया। यानी धीरे धीरे सरकार का संदेश स्पष्ट होता गया। क्या संदेश था? अगर विदेश से पैसा लेना है तो पैसा कहां से आया और कहां गया, इसका हिसाब भी देना होगा। अब 2026 में जिन बदलावों की चर्चा है, उनका सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? यहीं से असली कहानी शुरू होती है। मान लीजिए किसी भारतीय संस्था को विदेशी धन किसी दूसरी संस्था के माध्यम से मिला। सवाल यह होगा कि सिर्फ तत्काल धन देने वाली संस्था का नाम ही पर्याप्त है, जब पैसा आखिरकार किस सोर्स से निकला, इसकी पूरी कड़ी भी सामने आनी चाहिए। अगर व्यवस्था लास्ट सोर्स तक जानकारी मांगती है, तो धन की पूरी श्रृंखला सामने आ सकती है। यानी पैसा किसने दिया, किस संस्था के माध्यम से आया, किस भारतीय संस्था तक पहुंचा, किस उद्देश्य से लिया गया और आखिर में किस काम में खर्च हुआ। मेरी नजर में यही किसी भी पारदर्शी व्यवस्था की बुनियादी जरूरत है। अब दूसरा महत्वपूर्ण सवाल है, पैसा जिस काम के लिए लिया गया था, क्या वास्तव में उसी काम में खर्च हुआ? अगर किसी संस्था ने कहा कि हमें शिक्षा के लिए पैसा मिला है, तो शिक्षा के काम का हिसाब होना चाहिए। अगर स्वास्थ्य के लिए मिला है
तो स्वास्थ्य का भी लेखा जोखा होना चाहिए। अगर किसी विशेष राज्य या क्षेत्र के लिए परियोजना बनाई गई है तो यह भी देखा जा सके कि वास्तव में वहां काम हुआ भी है या नहीं हुआ। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है दोस्तों कि देश का हर एनजीओ गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारत में हजारों संस्थाएं ईमानदारी से शानदार सामाजिक काम करती हैं, लेकिन कुछ संस्थाओं की वजह से पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़े होते हैं। तो सरकार का फर्ज है, उसकी ड्यूटी है कि वह नियम बनाए, जांच करे और जहां अनियमितता हो वहां कार्रवाई करे। अब एक और महत्वपूर्ण पहलू भी है। अगर किसी संस्था का पंजीकरण या अनुमति समाप्त हो जाए, रिन्यू ना हो, तो उसके द्वारा बनाई गई संपत्तियों और चलाए जा रहे संस्थानों का क्या होगा। यही प्रस्तावित व्यवस्था में डेजिग्नेटेड अथॉरिटी जैसी अवधारणा महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर किसी संस्था के पास स्कूल, अस्पताल या दूसरी सार्वजनिक उपयोग की व्यवस्था है और उसकी अनुमति समाप्त हो जाती है, तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि वहां पढ़ने वाले बच्चों या इलाज करा रहे मरीजों का क्या होगा। इसलिए केवल संस्था पर कार्रवाई ही प्राप्त नहीं है, बल्कि जनहित की संपत्ति और सेवाएं भी बदस्तूर चलती रहनी चाहिए। और यही वह संवेदनशील बिंदु है जहां सरकार को संतुलन बनाना होगा। एक तरफ नियमों का कठोर पालन और दूसरी तरफ आम नागरिकों का हित। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसने इस पूरे विषय को राजनीतिक रण बना दिया है। सोचिए, फंडिंग पर नियंत्रण बढ़ाने की कोशिशों का विरोध क्यों हो रहा है, कौन कर रहा है। कई संस्थाओं और कुछ अंतरराष्ट्रीय समूहों की ओर से इस तरह के कड़े नियमों को लेकर चिंता जताई गई है। उनका तर्क है कि इससे सामाजिक संगठनों की स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती है। सरकार और सरकार के समर्थकों का तर्क है भारत की धरती पर काम करने वाली संस्था को भारत के कानून का पालन करना ही होगा, जो कि एक जायज तर्क है। मेरे हिसाब से लोकतंत्र में दोनों पक्षों की बात सुनी जानी चाहिए, लेकिन एक सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए। अगर पैसा वैध है, उद्देश्य वैध है और खर्च पूरी तरह पारदर्शी है, तो कठोर जांच नियम से डर किस बात का है। और अगर कोई संस्था भारत में रहकर भारत के नागरिकों के लिए काम कर रही है, तो उसकी जवाबदेही भारतीय कानून के प्रति क्यों नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं आज के सबसे महत्वपूर्ण संकेत पर। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने 11, 12 और 13 अगस्त के लिए अपने सांसदों को व्हिप जारी किया है। व्हिप का सामान्य अर्थ समझिए। पार्टी अपने सांसदों को निर्देश देती है कि महत्वपूर्ण संसदीय कार्रवाई के दौरान सदन में सभी सदस्य उपस्थित रहें और पार्टी के निर्देश के अनुसार मतदान या संसदीय कार्रवाई में हिस्सा लें। इसलिए सिर्फ व्हिप जारी होने से यह साबित नहीं होता कि कोई खास बिल निश्चित रूप से उसी दिन पारित हो जाएगा। लेकिन जब दो बड़ी पार्टियां एक साथ अपने सांसदों की उपस्थिति सुनिश्चित कर रही हों, तो इतना जरूर समझाता है कि आने वाली कार्रवाई को दोनों दल गंभीर मान रहे हैं। और यही सबसे बड़ा राजनीतिक संकेत है। इसका अर्थ यह हो सकता है कि सरकार किसी महत्वपूर्ण विधायी कार्रवाई को आगे बढ़ाना चाहती है और विपक्ष भी अपनी संख्या तथा राजनीतिक रणनीति के साथ सदन में पूरी ताकत से मौजूद रहना चाहता है, अपनी मौजूदगी दर्शाना चाहता है। अब यहां एक और बात समझिए। संसद में शोर, नारे और विरोध अपनी जगह हैं, लेकिन अंततः कानून बनता है मतदान से। और लोकतंत्र में असली लड़ाई सदन के अंदर तर्क, संख्या और संवैधानिक प्रक्रिया से होती है। इसलिए आने वाले दिनों में सिर्फ यह देखना पर्याप्त नहीं होगा कि कौन किसके खिलाफ नारा लगाता है। हमें यह देखना होगा कि कौन सा दल कानून के पक्ष में क्या तर्क देता है, कौन सा दल पारदर्शिता का विरोध करता है और क्यों करता है, कौन सा दल जवाबदेही की मांग करता है।
और अब सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या भारत में आने वाले विदेशी धन का अंतिम उपयोग वास्तव में भारतीय कानून और भारतीय हितों के अनुरूप है? यही असली प्रश्न है। मेरी नजर में एफसीआरए को किसी धर्म, किसी संगठन या किसी विचारधारा के खिलाफ कानून बनाकर देखना गलत होगा। यह मूल रूप से पैसे की पारदर्शिता और जवाबदेही का विषय है। जो संस्था ईमानदारी से काम कर रही है उसे अपना काम करने की स्वतंत्रता मिलनी ही चाहिए, लेकिन विदेशी धन का इस्तेमाल भारत की राजनीतिक प्रक्रिया, सामाजिक तनाव, अवैध गतिविधियों या किसी ऐसे उद्देश्य के लिए नहीं होना चाहिए जिसकी जानकारी भारतीय नियामक व्यवस्था से छिपाई जाए, उससे पर्दा रखा जाए। भारत आज पहले से कहीं अधिक आत्मविश्वास के साथ अपनी नीतियां तय कर रहा है, उन पर अमल कर रहा है। इसलिए विदेश से पैसा आए स्वागत है, अगर वह कानून के भीतर और पारदर्शी तरीके से आए तो किसको दिक्कत है। सामाजिक काम हो बहुत अच्छी बात है, गरीब की मदद हो और भी अच्छी बात है, लेकिन साथ में एक बात बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए, पैसा आपका हो सकता है, संस्था आपकी हो सकती है, लेकिन भारत में उस पैसे का इस्तेमाल भारत के कानून के अनुसार ही होगा, उसके अनुसार ही होना चाहिए। और शायद यही कारण है कि एफसीआरए की बहस केवल किसी एक कानून की बहस नहीं है। जो बहस है, भारत अपने फैसले खुद करेगा या भारत में खर्च होने वाला विदेशी पैसा भी किसी बाहरी प्रभाव का रास्ता बनेगा। अब 11, 12 और 13 अगस्त की संसदीय कार्यवाही इस पूरे मामले को और स्पष्ट कर सकती है। बीजेपी का व्हिप हो या कांग्रेस का व्हिप, दोनों का एक संदेश जरूर है, संसद में अब इस मुद्दे को हल्के में लेने का समय नहीं है। आगे क्या होता है, कौन समर्थन करता है, कौन विरोध करता है और किन प्रावधानों पर सबसे ज्यादा बहस होती है, यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन एक नागरिक के रूप में हमारी प्राथमिकता किसी पार्टी से पहले भारत का हित, भारत की संप्रभुता और कानून की पारदर्शिता होनी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में सरकारें आती हैं, जाती हैं, पार्टियां बदलती हैं, पार्टियां बनती हैं, टूटती हैं, लेकिन देश सबसे ऊपर रहता है। अगर आपको लगता है कि एफसीआरए और विदेशी फंडिंग जैसे विषयों को भावनाओं से नहीं बल्कि तथ्यों और समझदारी से समझना चाहिए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, रुद्राष्ट्र को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।